सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मेरी जिमनी को मेरे को रखे हुए एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है, 1.5 हफ्ता हो चुका है अगर मैं बात करूं, और 550 किलोमीटर से कम, मतलब 500 किलोमीटर से ऊपर मैंने चला दी है। अब बात आ जाती है कि 500 किलोमीटर के बाद मेरा क्या इसके अंदर रिव्यू निकला या ओनरशिप रिव्यू में कहूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस निकला जिमनी को रखने का और 500 किलोमीटर चलाने का, क्या इसके अंदर ओनरशिप रिव्यू निकला और कैसा एक्सपीरियंस मेरा निकला जिमनी को रखने का, क्या जिमनी लेना वर्थ इट रहा मेरे लिए या नहीं रहा, उस सब चीज़ों की आज बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बताऊं मैं एक बार, तो इसके अंदर हमें मिल जाता है 1500 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि हमारा K15 का B सीरीज़ का इंजन है, C सीरीज़ का नहीं है, जो कि 103 bhp और 134 Nm का टॉर्क निकाल देता है। पावरफुल इंजन है, इंजन में कोई कमी नहीं है। माइलेज भी मेरे को दे रहा है 17.5 तक की इसने माइलेज मेरे को दी है, और काफ़ी अच्छी माइलेज है एज अ 1500 सीसी के इंजन के हिसाब से मैं बात करूं। इंसुलेशंस यहाँ पीछे दे रखी हैं, ऊपर की इंसुलेशंस इन्होंने नहीं दी, जो मेरे को लगता है यार एक चीज़ यहाँ पे लैगीनेस रखी कंपनी ने। यहाँ अगर ऊपर की इंसुलेशंस दे देते तो अंदर इंजन की जो साउंड है ना हायर आरपीएम पे वो नहीं आती। बाकी ऑल अराउंड कोई दिक्कत नहीं है इंजन से मेरे को एज सच। हाँ, इस इंजन में थोड़ी रिफाइनमेंट कम है, जो कि मेरे को लगता है कि अगर K15 का C सीरीज़ इंजन ये डाल देते तो इसके अंदर रिफाइनमेंट भी आ जाती, जो गियर नॉब इसका हिल रहा है, वाइब्रेशंस हैं, वो सब इसके अंदर दूर हो जाता और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बन जाता। तो नया इंजन इसके अंदर डाल देना चाहिए था कंपनी को। हाँ, कंपनी की तरफ से ये वाला इंजन ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा टेस्टेड था, तो उन्होंने ये वाला इंजन डाला, बट फिर इसके अंदर इसकी जो कमियाँ थी ना उसको वो दूर कर देना चाहिए था। आज वो कमियों के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली कमी तो अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो वो थी इसके अंदर इसकी वाइब्रेशंस। इंजन के तरफ से मेरे को सिर्फ 2-3 चीज़ें ही कमी लगी 500 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, जो मुझे लगा यार अगर ये इम्प्रूव कर देते ना तो ये चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाती। अगर एक बंदा जो मैनुअल गाड़ी ले रहा है उसके लिए, ऑटोमेटिक वालों के लिए ये कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि उन्हें ना उनके पास क्लच है ना उनके पास गियर उनको चेंज करने, तो ये दो चीज़ें उनको महसूस नहीं होंगी। बट सिर्फ मैनुअल ओनर्स जिमनी के समझ सकते हैं ये बात। वो दो चीज़ें, एक तो पहली सबसे पहली बात, आप गाड़ी अंदर ऑन कर रहे हो, चाहे आप बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल लो, भाई दोनों के प्राइस कोई कम तो रखे नहीं है गए हैं कंपनी की तरफ से। 15 लाख समथिंग की वो पड़ जाती है, 14.5 समथिंग ऐसी कुछ की, और ये 16.5 की मेरे को पड़ी है मैनुअल में। तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। और उसके बाद जब आप गाड़ी ऑन कर रहे हो तो पूरा गियर नॉब हिल रहा है, इंजन प्रॉपर वॉइस कर रहा है ऑन होने पे, और काफ़ी वाइब्रेशंस हैं, क्लच पेडल के अंदर वाइब्रेशंस हैं, स्टीयरिंग व्हील थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है। ऑटोमेटिक वालों के लिए तो चलो ये नेग्लिजिबल चीज़ है, क्योंकि उनके पास ना कोई उनको ना कोई क्लच दबाना है ना कोई गियर चेंज करने हैं। तो अगर स्टीयरिंग व्हील हल्का सा स्टिफ भी है ना तो वो भी काम चल जाता है, क्योंकि उन्हें दो चीज़ों से तो रिलैक्समेंट मिली ना, तो वो चीज़ हो जाती है। बट जो एक मैनुअल ओनर है उसको क्लच भी संभालना है, गियर एंगेजमेंट भी रखनी है। गियर एंगेजमेंट इतनी हार्ड रखी गई है कंपनी की तरफ से कि पता ही नहीं चलता गियर लगा है या नहीं लगा। थर्ड गियर तो बिल्कुल 2-3 बार तो मेरे से खुद ऐसा हुआ है कि मैं लगाता हूँ और वो पूरा लगता ही नहीं है, वो साउंड करने लग जाता है, जैसे दोनों आपस में जो ब्लेड्स घूमने लग जाते हैं ना वो साउंड आने लग जाती है। तो वो चीज़ है, मतलब ये एक स्मूथनेस थी ना मारुति की, और माना जाता था यार मारुति के गियर्स इतने ज़्यादा स्मूथ होते हैं, वो चीज़ यहाँ से हटा दी गई है। अगर कोई जिमनी लेने की सोच भी रहा है तो भाई ये चीज़ याद रखना कि गियर आपको सॉफ्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, बाद में आदत आपको ज़रूर पड़ जाएगी इसकी, क्योंकि मेरे को भी अब आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की। बट हाँ, जब स्टार्टिंग में आप पहली बार बैठोगे ना तो हाँ भाई बोलोगे यार गियर तो हार्ड हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाती है प्रॉपरली कि हाँ भाई आपके गियर हार्ड हैं। आपको क्लच में वाइब्रेशंस थोड़ी सी महसूस होंगी। क्लच वैसे तो सॉफ्ट है बट वाइब्रेशंस उसके अंदर है, जो मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए थी एक नई गाड़ी के अंदर, एक नया जो इस सेगमेंट के अंदर। तो ये चीज़ें ज़रूर से हटा देनी चाहिए थी कंपनी को। एज अ कंपनी उन्होंने डिज़ाइन जब करी, गाड़ी देखी, तो उन्हें पता था कि ये चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। और नेगेटिव पॉइंट है, मेजर नेगेटिव पॉइंट है, मैंने थार 2200 सीसी चला के देखी डीजल में, और उसका मैनुअल ट्रांसमिशन चलाया, क्या ही स्मूथ उसके गियर थे, ना ही कोई क्लच में वाइब्रेशन थी, ना कुछ। पता भी नहीं चल रहा था कि मैं इतनी बल्कि इतनी हैवी गाड़ी चला रहा हूँ, 2200 सीसी का इंजन चला रहा हूँ। अब लोग कुछ कह रहे थे कि यार 1500 सीसी है, इतना तो मानना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। यार मैंने XL6 की टेस्ट ड्राइव ली है 1500 सीसी में, सियास 1500 सीसी चला रखी है मैनुअल में, उनमें इतनी वाइब्रेशंस नहीं है गियर के नॉब के अंदर, ना ही उनके गियर जो एंगेजमेंट है वो हार्ड है। तो वो चीज़ मेरे को लगी यार इसके अंदर कि इनको थोड़ा सॉफ्ट रखना चाहिए था। अब कुछ लोग कहेंगे भाई 4x4 है इसलिए हार्ड है, तुम नहीं लेना चाहते तो नहीं लेते, बट भाई थार भी 4x4 ही चलाई थी मैंने, उसके इतने स्मूथ दे रखे हैं महिंद्रा ने, एक उंगली से लग रहे थे उसके गियर, और यहाँ पे भाई पूरा हाथ
लगाना पड़ता है। रिस्ट में दर्द होने लग गया था पहले 2 दिन तो मेरे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हार्ड है कि आपको समझ ही नहीं आता भाई कौन सा गियर लगा है कौन सा नहीं। स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा बुरा हाल था इस गाड़ी के साथ। तो वो चीज़ है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। अब हैबिचुअल मैं हो चुका हूँ इस चीज़ का, बट फिर भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है अगर जो भी जिमनी का मैनुअल वेरिएंट लेगा, चाहे वो जेटा हो या अल्फा हो। ये एक मेरी तरफ से एक नेगेटिव पॉइंट था इसका, मेजर ड्रॉबैक कि अगर मैं बात करूं, अगर कोई नेगेटिव जिमनी ले रहा है मैनुअल ट्रांसमिशन में उसके लिए। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, लुक्स अपीलिंग, प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस सब कुछ ऑल ओके है, बढ़िया है। लोग घूर के मुड़ के देखते हैं, प्राइसिंग पूछते हैं गाड़ी की और सब कुछ पूछते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ज़रूर से मिलेगी। हाँ भाई, आपकी गाड़ी रोड पे चलती हुई दिखेगी, लोग देखेंगे, मुड़ के देखेंगे और काफ़ी एक अच्छा रोड प्रेजेंस इसका यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, 500 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को जो एक चीज़ अंदर से मेजरली फील हुई, बाहर से तो ऐसा जब मुझे दिक्कत नहीं है इसके अंदर कुछ भी, बट यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ ना आपको, कोई कप होल्डर दे ही नहीं रखा इन्होंने। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर दे रखा है जिसमें सिर्फ मैं अगर बॉटल रख दूँ तो मैं और कुछ नहीं रख सकता, और यहाँ पे सेंटर में कोई फ़ोन होल्डर दे ही नहीं रखा है। सामने अगर मैं बात करूँ तो यहाँ छोटा सा दे रखा है। अब यहाँ पे अगर मैं सैनिटाइज़र रख रहा हूँ या कुछ चाबी रख रहा हूँ तो उसके बाद कोई स्पेस ही नहीं बचेगी यहाँ पे। और यहाँ इन्होंने एक देना चाहिए था कुछ फ़ोन रखने की स्पेस का कुछ, या फिर एक यहाँ पे कंसोल बना देते जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बना रखा है फ़ोन रखने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता कंपनी की तरफ से और कस्टमर को भी रिलैक्सेशन होती फ़ोन वोन रखने की। क्योंकि अब मेरे को साइड सीट पे रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे को मैं यहाँ पे ज़्यादातर रख देता हूँ इस हैंड ब्रेक के जस्ट नीचे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि एज सच कहीं भी इन्होंने फ़ोन रखने की स्पेस नहीं दे रखी। यहाँ पे भी अगर इन्होंने कुछ बना देते जगह रखने की तो यहाँ पे बंदा फ़ोन रख ले अपना, तो कुछ फ़ोन रखने की कुछ यूटिलिटी स्पेस इन्होंने बिल्कुल नहीं दे रखी है। या तो फ़ोन आप यहाँ पे रखो, यहाँ पे भी आप अगर रख सकते हो तो पर्स वर्स रख सकते हो, फ़ोन रख सकते हो, मतलब एज सच कोई बॉटल होल्डर की स्पेस नहीं दे रखी। ये स्पेस यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो बॉटल मैं यहाँ पे रखता। और यहाँ पे जब तक रेयर पैसेंजर में कोई नहीं बैठ रहा तो मैं अपना एसेसरीज़, फ़ोन की कुछ भी रखना चाहता तो मैं वो वहाँ रख सकता था। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगी यार कि इतनी महंगी मैंने गाड़ी खरीदी है, यूटिलिटी स्पेस इसके अंदर नहीं है। मारुति से मेरा ये नहीं था कि भाई मारुति ये काम कर सकती है और कोई कंपनी ये चीज़ें छोड़ सकती है, बट जब तुम इतनी प्रीमियम गाड़ी बना रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो कस्टमर से, तो ये चीज़ें भी ध्यान रख लेते तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता गाड़ी के अंदर। रेयर कंफर्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो 500 किलोमीटर ड्राइव के बाद मेरे को पता चला है ध्यान से कि इसका लंबर सपोर्ट हल्का सा कम है पीछे वाली सीट्स में। इतना भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं वो कम है, तो उसको मैं सही करवाऊँगा जब सीट कवर इसके अंदर लगवाऊँगा। तो सीट कवर में कस्टम सीट कवर्स बनवाऊँगा इसके, जो कि इसका आगे थोड़ा लंबर सपोर्ट एक्सटेंड कर देंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो जाएगी कि आप आराम से अब 4 बंदे इसके अंदर बैठ पाएंगे। आगे वाली सीटों का भी थोड़ा लंबर सपोर्ट मैं इंक्रीज़ करवाऊँगा ताकि एक कंफर्टेबल राइड मेरे को मिल पाए हाईवे के ऊपर। बाकी तो अगर मैं बात करूँ फ्रंट सीट में, अगर मैं नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलती। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं कुछ ऐसे पैच पे कि जहाँ पे थोड़ी सीट की अगर हाइट ऊंची हो जाए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो आप कर ही नहीं सकते, यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट है ही नहीं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगी कि यार ये दे देना चाहिए था मारुति को। मारुति के पास ऐसा नहीं था कि कमी थी फीचर्स की, उनके पास सारी चीज़ें हैं, बट उन्होंने दी नहीं गई इस गाड़ी के अंदर। वो चीज़ मेरे को अजीब लगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मारुति के पास वो चीज़ है नहीं, इनोवेशन नहीं है, टेक्निक्स नहीं है, बट उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं दी। तुम दे देते भाई, जिसको यूज़ करना था वो यूज़ करता, जिसको स्टॉक हाइट पे चलानी थी वो स्टॉक हाइट पे चलाता। बट ये चीज़ मेरे को काफ़ी इफेक्टिव लगी। नेक्स्ट जो चीज़ की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो इन्होंने टिल्ट एडजस्टमेंट तो दे दी, ऊपर नीचे आप कर सकते हो, टेलीस्कोपिक दे ही नहीं रखी है। अब अगर किसी को स्टीयरिंग व्हील अपने पास करना है, तुम 16.5 लाख रुपए ले रहे हो, 12-13 लाख की तो गाड़ी है नहीं है कि आप सिर्फ ऊपर नीचे वाले करने की एडजस्टमेंट दो, कम से कम आगे पीछे वाली भी दे देते। तो ये भी एक ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपकी ड्राइव को, आपकी राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। क्योंकि जितने कंफर्टेबल पोजीशन में ड्राइवर बैठेगा ना, उतने ही वो ज़्यादा आराम से और ज़्यादा एक अच्छे एक्सपीरियंस से गाड़ी को ड्राइव कर पाएगा और आराम से इन्जॉयबल ड्राइव कर पाएगा। उसको स्ट्रेस नहीं होगा, ना ही उसको कोई थकान होगी। डोर की बिल्ड क्वालिटी ठीक दे रखी है, जो लोग कह रहे थे टीन का डब्बा है, भाई ग्लोबल एनकैप में इन्होंने इस जिमनी ने 3 स्टार ले रखे हैं, वो चीज़ है। बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को डिसेंट इनफ लगी, कोई बुराई नहीं कर सकता मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि कुछ गाड़ियां हैं मारुति की जिसमें बिल्ड क्वालिटी कमी है, बट इस गाड़ी में मेरे को ऐसा कोई नहीं लगा कमी, क्योंकि डोर भी काफ़ी हैवी क्वालिटी के दे रखे हैं इन्होंने। धैर्य से मारो तो बिल्कुल साउंड आती है, मतलब एक फ़ील आ जाती है कि हाँ भाई एक अच्छी गाड़ी में बैठे हो। पॉजिटिव की अगर मैं यहीं पे बात करूँ तो आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अलर्ट सिस्टम मिल जाता है, रेयर में सीट बेल्ट रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे तो मैंने पीछे की सीट बेल्ट्स लगा रखी थी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर्स मिलते हैं। यहाँ पे सीट बेल्ट का कोई वेटेंट वाला सिस्टम नहीं मिलता कि जब तक कोई बैठेगा नहीं तब तक वो बजेगी नहीं। बट यहाँ पे ये है कि अगर कोई बैठा है या नहीं तो भी वो बजेगी, तो आपको वो लगा के रखनी पड़ेगी। ये एक मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है, और कॉस्ट कटिंग है बहुत ज़्यादा बड़ी, क्योंकि अगर आप एक सेंसर दे देते सीट पे बैठने वाला तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि अगर कोई बैठ भी रहा है ना, तो वो आराम से
बैठने के बाद सीट बेल्ट लगा ले, बट यहाँ तो आपको पहले से सीट बेल्ट लगा के छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं तो आप 60 सेकंड तक सुनते रहो, 1 मिनट तक पूरा सुनते रहो, उसका टू 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 बोलती अलग है। हाँ, बोलने वाला चीज़ आप बंद कर सकते हो, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती है एक गाड़ी के अंदर। जब आप इतने पैसे दे रहे हो तो यार छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग क्यों करनी है। अगर मैं बात करूं, ये सारे फीचर्स वो डालेंगे आने वाले टाइम में, सारे सुधार करेंगे वो, मेरे को मालूम है ना, क्योंकि अभी ये ट्रायल बेसिस पे चल रही है। जिन कस्टमर ने ले ली, बट आने वाले टाइम पे जो 1 साल 1.5 साल बाद लेगा उसका फेस टेप निकाल देंगे और ये सारी चीज़ें सुधार देंगे। अगर मैं राइडिंग हैंडलिंग क्वालिटी की बात करूँ, ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ यहाँ पे 500 किलोमीटर की, तो मेरे को अच्छी लगी। गाड़ी छोटी है, सिंपलिस्टिक लुक है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेती है, कहीं भी आराम से खड़ी हो जाती है। ट्रैफिक के अंदर से कटिंग अच्छे से हो जाती है, आपको टाइम नहीं लगता सोचने में। हाँ, अगर थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन लगेंगे आपको डायमेंशंस पता करने में कि हाँ भाई इतने हिस्से में से निकल जाती है। उसके बाद आदत पड़ेगी तो आप आराम से इसको कट मार सकते हैं कहीं से भी, और काफ़ी आराम से कटिंग इसके अंदर हो जाती है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। साइड में भी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको क्लाइडिंग मिल जाती है, काफ़ी थिक क्लाइडिंग मिलती है। तो अगर कोई स्क्रैच लगेगा भी तो आपके सीधा इस प्लास्टिक पे लगेगा। और एसेसरीज़ में, या एसेसरीज़ में तो नहीं, कंपनी से आप सर्विस सेंटर जाके क्लाइडिंग चेंज करवा सकते हैं। तो पेंट के ऊपर आपके पास एज सच कोई भी डैमेज नहीं आएगा, वो चीज़ यहाँ पे अच्छी दे रखी है। मुझे क्लाइडिंग पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये पेंट को आपको बचा लेती हैं। दिल्ली जैसी जगह में भाई साहब पेंट बचाना इज़ इम्पॉसिबल, लोग इतनी गंदी चलाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक हो जाता है यहाँ पे। वही चीज़ है, नई गाड़ियों के बम्पर आगे से पीछे से कहीं ना कहीं स्क्रैच, बम्पर पे तो स्क्रैच होगा ही होगा, तो वही चीज़ है। इसके तो बम्पर भी चलो मैट फिनिशिंग के अंदर है, तो कोई पेंट का कोई डर नहीं है मेरे को। स्क्रैच लगेगा भी तो कोई एज सच मेजर मेरे को पेंट के ऊपर हार्म नहीं आएगा कि मेरे को दोबारा इसके अंदर पेंट करवाना पड़े, या फिर प्रॉपर पेंट जॉब इसके अंदर कंपनी से या फिर बाहर से करवानी पड़े इसके अंदर टचअप। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है। तो बाकी तो ऑल अराउंड मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी गाड़ी से। बूट स्पेस भी इसकी इतनी अच्छी दे रखी है इन्होंने कि अगर आप 4 बंदों को लेके जाएं, आने वाले टाइम में इसके साथ ट्रिप भी करेंगे हम, तो ट्रिप की भी प्रॉपर वीडियोस आएंगी कि कैसा इसका मेरा रिव्यू रहा ट्रिप पे और कैसा परफॉर्मेंस रहा इसका मेरे साथ। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ, बूट स्पेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रखा है। 208 लीटर का बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छी बूट स्पेस दे रखी है। पीछे भी अगर आपको देखूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। आप इसके अंदर टायर इन्फिलेटर लगा सकते हैं। कोई लोग फ्रिज कैरी करना चाहते हैं कैंपिंग के लिए, तो वो फ्रिज भी यहाँ पे चला सकते हैं। बूट लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव बूट स्पेस मिल जाता है। साइड में अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो आपको टायर साइज़ भी इसके अंदर अच्छा वाला मिल जाता है। 15 इंची का टायर साइज़ मिलता है, ठीक है, डिसेंट इनफ टायर साइज़ है। आने वाले टाइम में मैं इसका अलॉय व्हील भी चेंज करवाऊंगा, बट एक ऐसी टायर प्रोफाइल लगवाऊंगा जिसके साथ मैं ऑफ रोडिंग भी कर सकूँ। ना कि ये नहीं हो कि जस्ट मेरे को शोबाजी के लिए चाहिए कि भाई जैसे एक जिमनी वायरल भी बहुत टाइम से हो रही है 22 इंची के साथ, 22 इंची मैं भी लगवा सकता हूँ, बट मेरे को मेरी गाड़ी का जो एक प्रॉपर 4x4 यूसेज है ना, वो भी रखना है, क्योंकि मेरे को इसके साथ आने वाले टाइम में वहाँ ट्रिप करनी है जहाँ इसका प्रॉपर 4x4 काम आएगा, और वो चीज़ काफ़ी इफेक्टिव बनने वाली है आने वाले टाइम में। तो अलॉय व्हील में देखूंगा, वही टायर साइज़ रखवाऊंगा, वही टायर प्रोफाइल रखवाऊंगा जो कि कंपनी ने दे रखी है। बस चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा कर दूंगा, 195 से 235 तक मैंने सोच रखा है, तो वो करूँगा। आने वाले टाइम में अभी मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट होने वाली है इसकी, सारा कुछ होगा। स्पीकर्स भी अच्छे नहीं है, इसी के साथ जोड़ देता हूँ मैं स्पीकर्स। आपको स्क्रीन तो बहुत अच्छी मिल जाती है, वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब मिल जाता है भाई। 2 मिनट में कनेक्ट, 2 सेकंड में कनेक्ट हो जाता है। अगर आपने ब्लूटूथ से एक बार पेयर कर रखा तो गाड़ी के अंदर बैठते सारी आपका दोबारा कनेक्ट हो जाएगा वो। बट स्पीकर्स अच्छे नहीं दे रखे इन्होंने, तो वेल एंड श्योर मेरा एक ऑडियो अपग्रेड भी इसके अंदर प्रॉपर सिस्टम के साथ होगा, तो वो चीज़ भी है। स्क्रीन तो मैं सेम ही रखूँगा, बट स्पीकर्स, एम्पलीफायर और एक सबवूफर इसके अंदर ज़रूर से ऐड करवाऊँगा, क्योंकि मेरे को ऑडियो का एक अच्छा मज़ा चाहिए गाड़ी के अंदर कि भाई बैठो तो मज़ा आए गाड़ी के अंदर सुनने में गाने, तो वो चीज़ है। बाकी इसके अंदर और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होगी, ट्राई करेंगे धीरे धीरे से जी वैगन भी कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एकदम से तो बहुत ज़्यादा मैं इसके ऊपर पैसे नहीं लगाऊंगा, धीरे धीरे ही लगाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव किट है वो। कोई कह रहा 7 लाख की है, कोई कह रहा 3 लाख की भी है, तो 3 लाख एक बारी में तो लगाना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी धीरे धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करवाएंगे, कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको अपग्रेड करके जी वैगन का एक लुक देंगे। बाकी अभी भी काफ़ी लोग इसको जी वैगन से ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि दिखने में साइड लुक से अगर आप देखो तो एक जी वैगन लगती है। सिर्फ इन्होंने एक कमी छोड़ दी, अगर इसका क्वार्टर ग्लास लास्ट वाला ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं जी वैगन टाइप, और इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो लुक अच्छा आ जाता है और गाड़ी का, साथ ही साथ बूट स्पेस और ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ बन जाती है ये लेने के लिए। हाँ, थोड़ा प्राइस ज़रूर इंक्रीज़ होता, क्योंकि आपका जो लेंथ थी गाड़ी की वो बढ़ जाती, बट फिर भी मैं कहता हूँ कि जब कोई बंदा इतना पैसा खर्च कर रहा है ना, वो 1 लाख 1.5 लाख और खर्च कर लेता और एक अच्छी गाड़ी लेता लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग रन के लिए, कि उसको बूट स्पेस बहुत ज़्यादा, अभी भी बूट स्पेस डिसेंट इनफ है, 4 बंदों का लगेज आराम से कैरी कर लेगा, बट अगर ज़्यादा और बड़ा हो जाता तो फिर वो बहुत ज़्यादा सामान भी कैरी कर सकता था, वो चीज़ यहाँ पे इफेक्टिव हो जाती। बट चलो कोई ना, जितना भी दिया उतना अच्छा है। एटलीस्ट थार और इसके कंपैरेटिव जो गाड़ियाँ हैं, घुड़का है, थार है, उनसे तो काफ़ी अच्छा इन्होंने दे दिया। ये चीज़ थी, सिंपल सा
500 किलोमीटर का मेरा रिव्यू था, मेरे को क्या अच्छाई लगी गाड़ी की, क्या बुराई लगी, वो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बताया। कोई भी डाउट हो जिमनी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर किसी को जिमनी पर्सनली लेनी है और कोई पर्सनल डाउट है तो अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हो मेरे को। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूँगा 1 to 1, तो वो चीज़ है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन बाय बाय।